हमारा श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र पूरी तरह से तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा परिसंचरण तंत्र चल रहा है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें हमने कल एक क्लास ली थी ब्लड की, जिसमें रक्त की हमने अनुवांशिकी पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि रक्त की कार्यकी क्या होती है। इससे पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। हमारा परिसंचरण तंत्र यानी कि उसमें ब्लड चल रहा था। रक्त, हमने रक्त की अनुवांशिकी देखी थी। रक्त की अनुवांशिकी में हमने क्या देखा था कि हमारा जो रक्त है वो अनुवांशिकी हमें मिला हुआ है, यानी कि हमारे जीन से मिला है। अब जीन क्या होते हैं, तो जीन कोशिका के केंद्रक में डीएनए, सॉरी कोशिका, हमारे शरीर में कोशिका पाई जाती है। कोशिका में एक केंद्रक होता है, उस केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र को जब ओपन किया जाता है, उसे खोला जाता है, तो एक धागेनुमा संरचना मिलती है, कुंडली नुमा द्विकुंडलीय ऐसी संरचना मिलती है, जिसे हम डीएनए, जिसे हमने डीएनए नाम दिया है। ठीक है। अब ये जो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, इसे ही हम जीन कहते हैं, जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। हमने ये देख लिया था कल। अब प्रत्येक जो जीन होते हैं वो जोड़ी में मिलते हैं। प्रत्येक जो जीन होते हैं वो जोड़ी में मिलते हैं, तथा जब ये अगली पीढ़ी बनाते हैं, ये अगली पीढ़ी में आधे हो जाते हैं। ठीक है, इतना हमने देख लिया था कल। फिर हमने कल ब्लड ग्रुप के बारे में देखा था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो हमारे जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ, जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। वो 3 जीन कौन से हैं? एक तो है कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई आई। ये तीनों जीन होते हैं जो ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार होते हैं, कि कौन सा रक्त समूह किसका होगा उसके लिए ये जीन होते हैं। अब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा, उसमें ए तो एंटीजन होगा। एंटीजन क्या है? वो एक प्रोटीन है। ए एंटीजन होगा, लेकिन ए एंटीबॉडी नहीं होगी, उसमें बी एंटीबॉडी होगी। बी एंटीबॉडी होगी। ठीक है। अब जिस व्यक्ति के शरीर में बी वाला ब्लड ग्रुप होगा, जिस व्यक्ति में बी ब्लड ग्रुप होगा, उसमें बी एंटीजन तो मिलता है, लेकिन बी एंटीबॉडी नहीं मिलती है। इसमें बी एंटीजन मिल जाएगा और ए नाम की एंटीबॉडी मिलेगी। ठीक है, इसमें ए नाम की एंटीबॉडी मिलेगी। अब जिस व्यक्ति के जीन में ये वाले, जिस व्यक्ति के शरीर के ब्लड में ये वाले जीन मिलेंगे, स्मॉल आई आई, उनका ब्लड ग्रुप होगा ओ। अब इसमें न तो कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी होती है ए और बी नाम की। ठीक है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है, उनमें कोई एंटीजन नहीं होता है, ये हमने देख लिया था। इनमें कोई एंटीजन नहीं होता है, और ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी रहेगी, दोनों प्रकार की एंटीबॉडी रहेगी। ठीक है। अब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ए बी ब्लड ग्रुप किसका होगा? जिसमें जिस व्यक्ति के जीन में ए बी होगा और बी वाला भी जीन होगा, तो उस व्यक्ति के शरीर में ए बी नाम का ब्लड ग्रुप रहेगा। ठीक है। अब इसमें ए और बी दोनों तो एंटीजन रहेंगे, यानी कि दोनों प्रोटीन रहेंगे, लेकिन उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगी, एंटीबॉडी नहीं रहेगी। ठीक है, इतना देख लिया था। फिर हमने आर एच फैक्टर देखा था कि आर एच फैक्टर क्या होता है। तो ये आर एच फैक्टर एक प्रोटीन होता है, यानी कि एक एंटीजन होता है। एंटीजन क्या है? तो एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब ये जो एंटीजन पाया जाता है, ये जिस व्यक्ति के ब्लड में ये वाला आर एच एंटीजन पाया जाता है, उन व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा, और जिसमें आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन नहीं होगा, उन व्यक्ति का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। कल हमने इतना देख लिया था, पॉजिटिव नेगेटिव। हमने रक्त की अनुवांशिकी में ये सब देख लिया था, और ये भी देखा था कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप
कौन किस व्यक्ति का ए होगा, किसका बी होगा, यदि उनके माता पिता में वो जिन होंगे तो। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए होगा और पिता का बी होगा, और यदि पिता का बी और माता का ब्लड ग्रुप ए होगा तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने एक घटना देखी थी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। वो क्या होती है, आरबीसी का गर्भ में टूटना। ठीक है, इरिथ्रो आरबीसी का ही नया नाम है इरिथ्रोसाइट। क्या आरबीसी का मुख्य नाम होता है, मेन नाम, ये साइंटिफिक नेम होता है। जैसे कि विटामिन ए, जब विटामिन ए का साइंटिफिक नेम अलग होता है, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम अलग होता है, वैसे ही हमारी जो आरबीसी होती है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है, उसका वैज्ञानिक नाम है, वो होता है इरिथ्रोसाइट। तो हमने एक घटना देखी थी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये क्या होती है कि आरबीसी का गर्भ में टूटना। ये घटना तब होगी जब पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा, चाहे वो कोई सा भी हो, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव रहेगा, चाहे वो कोई सा भी हो। उनकी जो पहली संतान होगी अगर वो पॉजिटिव हुई तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरी संतान भी पॉजिटिव हो गई तो वो जो दूसरी संतान हुई पॉजिटिव, उस संतान के गर्भ में ही मौत हो जाती है। इस घटना को हमने नाम दिया है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, हमने कल इतना देख लिया था। आज हम देखेंगे रक्त की कार्य की। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। एक बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप देखा था जो पहली बार मुंबई में मिला था, जब मुंबई का नाम बॉम्बे था। वो एक विशेष प्रकार का ब्लड ग्रुप था जो रेयरली मिलता है, और ऐसा ब्लड एम एन और एम एन प्रकार का होता है। ठीक है, वो दुनिया में रेयरली मिलता है। ये होता क्या है, रक्त की कार्य की या फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड, पूरा ही गलत लिख दिया। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रक्त क्या होता है। ये होता क्या है, तो ये एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिंग टिश्यू। किसका कनेक्ट करता है, हमारी कोशिकाओं का। ठीक है, हमारी कोशिकाओं को पकड़े रहता है हमारा ब्लड। ठीक है, तो यह एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, यह एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। इसकी मात्रा शरीर में शारीरिक भार के अनुसार, इसकी जो मात्रा होती है हमारे शरीर में शारीरिक भार के अनुसार, शारीरिक भार के अनुसार 8 से 10% होती है। ठीक है, इसकी जो मात्रा होती है वो शारीरिक भार के अनुसार 8 से 10% होती है। देन उसके बाद जैसे कि किसी व्यक्ति का शरीर 50 या 60 किलो होता है, किसी व्यक्ति का शरीर 60 किलो का है, तो उसमें उसके पूरे शरीर में रक्त की मात्रा 6 लीटर होगी। ठीक है, 5.5 से 6 लीटर तक होगी। अब इसका जो पीएच होता है, रक्त का पीएच 7.4 होता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, रक्त क्या होता है, ये एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है, जो हमारी कोशिकाओं को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, एक दूसरी कोशिकाओं से कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है।
रक्त का जो शारीरिक भार होता है वो बॉडी वेट के अनुसार 8 से 10% होता है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है, और इसका जो पीएच मान 7.4 होता है। क्षारीय प्रकृति भी होती है या भस्मिक प्रकृति भी होती है, जिसे भस्मिक भी बोलते हैं। जो भस्म होती है वो भी क्षारीय होती है, तो इससे क्षारीय या भस्मिक प्रकार का होता है। ज्यादा क्षारीय नहीं, सिर्फ हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, आए अपने समझ में। अब ब्लड एक बफर विलियन है। ये बफर विलियन क्या होता है ये भी लिखवाऊंगी। हमारा जो रक्त है वो एक बफर विलियन है। हमारा जो रक्त है वो एक बफर विलियन होता है। ठीक है, अब ये बफर विलियन कैसे है? हमारे ब्लड में यदि अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाया जाए, एसिड या बेस मिलाया जाए, अम्ल या क्षार मिलाया जाए, तो इसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे बफर विलियन कहा जाता है। ठीक है, आया इतना समझ में? ये रक्त एक संयोजी होता है, कनेक्टिंग टिश्यू है जो कोशिकाओं को जोड़ता है। इसका भार बॉडी वेट के अनुसार 8 से 10% होता है, और इसका जो रक्त का मान होता है वो 7, इसका जो पीएच मान होता है, मैं भूल गई यहाँ पे, माफी चाहूंगी। इस रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय या भस्मिक प्रकृति का होता है। अब हमारा जो रक्त है वो एक प्रकार का बफर विलियन है, क्योंकि इसमें अल्प मात्रा में क्षार या अम्ल मिलाया जाए तो इसकी प्रकृति में या फिर इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह बफर विलियन कहलाता है। अब हमारा जो ब्लड होता है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है प्लाज्मा एवं दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स। न तो ठोस है, न द्रव है, और न ही गैस है। प्लाज्मा एक पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठीक है, जो हमारे ब्लड में मिलती है। हमारा ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वो लगभग 55 से 60% होता है, और रक्त कोशिकाएं जो होती है, हमारे ब्लड में जो रक्त कोशिकाएं होती है वो लगभग 40 से 45% होती है। ठीक है, अब हमारा रक्त मुख्यतः दो प्रकार का होता है। हमारा जो रक्त है ये दो संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। पहला तो हो गया प्लाज्मा, और दूसरा हो गया ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं और दूसरा, पहला प्लाज्मा, इसे प्लाज्मा ही बोलते हैं। ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, ना ठोस, ना द्रव और ना ही गैस। ठीक है, अब प्लाज्मा होता है 55 से 60% हमारे ब्लड में। प्लाज्मा जो होता है उसकी मात्रा होती है 55 से 60%, और जो रक्त कोशिकाएं होती है इसकी मात्रा होती है 40 से 45%। 40 से 45%। अब प्लाज्मा में तो ओनली प्लाज्मा ही होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। और जो ब्लड सेल्स होती है इनमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
और रक्त कणिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स ये हमारे रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है, ये सभी हमारे ब्लड में पाई जाती है। प्लाज्मा की मात्रा हो गई 55 से 60%, और जो रक्त कोशिकाएं होती है उनकी मात्रा हो गई 40 से 45%। ठीक है, इन्हें रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है। ये रक्त पट्टिकाएं या कणिकाएं कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कणिकाएं आया इतना समझ में। प्लाज्मा हो गया 55 से 60%, और ब्लड सेल्स जो होती है वो हो गई 40 से 45%। इनमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल्स मौजूद है। अब देख लेते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का द्रवीय भाग होता है। ये रक्त का द्रवीय भाग है। इसकी मात्रा तो पता है 55 से 60% होती है। ठीक है, जिसमें ठोस, द्रव और गैसीय अवयव होते हैं। इसी प्लाज्मा में ठोस, द्रव और गैसीय अवयव होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्लाज्मा ब्लड में। ये जो प्लाज्मा होता है ये एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र निर्मित करता है। ये एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र निर्मित करता है। ये एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र निर्मित करता है। जिसे हम लसिका तंत्र या लिम्फोइड सिस्टम कहते हैं। लिम्फ सिस्टम या लसिका तंत्र कहते हैं। यह एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र निर्मित करता है। कौन? प्लाज्मा, जिसे लसिका तंत्र कहते हैं। ये भी हमारे ब्लड का एक हिस्सा है। लसिका तंत्र या लिम्फ सिस्टम कहते हैं। लिम्फ सिस्टम कहते हैं। आगे इतना समझ में सॉरी कि ये प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा की मात्रा पता ही है 55 से 60% होती है, और यह रक्त का द्रवीय भाग होता है जिसमें ठोस, द्रव और गैसीय अवयव मिलते हैं। यह एक विशिष्ट प्रकार के तंत्र का निर्माण करता है जिसका नाम लसिका तंत्र है। कौन करता है लसिका तंत्र का निर्माण? तो प्लाज्मा करता है। ठीक है, आया इतना समझ में। अब देख लेते हैं कि रक्त कोशिकाएं क्या होती है। तो रक्त कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड सेल्स यानी कि रक्त पट्टिकाएं या रक्त कणिकाएं। ठीक है, पहला तो हो गया प्लाज्मा। अब देख लेते हैं रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा क्या है, आया ना समझ में। यह रक्त का एक द्रवीय भाग होता है जिसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों के अवयव मिलते हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार के तंत्र का निर्माण करता है जिसे लस्सी का तंत्र कहते हैं, और इसकी मात्रा 55 से 60% होती है। अब देख लेते हैं रक्त कणिकाएं क्या होती है, रक्त कोशिकाएं क्या होती है। रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स। रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स। ठीक है,
आप देख लेते हैं कि रक्त कोशिकाएं क्या होती है। तो रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड रक्त कणिकाएं। ठीक है, आरबीसी देख लेते हैं कि क्या होती है। इसे बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस सेल। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस सेल, ये इसका फुल फॉर्म है, रेड ब्लड कॉर्पस सेल। कॉर्पस इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है लेकिन आरबीसी में नहीं होता है, इसका नाम ही दिया है रेड ब्लड कॉर्पस सेल। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। यह लाल रक्त कोशिकाएं, इसे जीव विज्ञान में इरिथ्रोसाइट भी कहा गया है। आरबीसी का दूसरा नाम है जीव विज्ञान में, इसे जीव विज्ञान में इरिथ्रोसाइट भी कहा गया है। इरिथ्रोसाइट भी कहा गया है। हमने कल एक घटना देखी थी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोसाइट भी कहा गया है। इस जीव विज्ञान में इसका नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का मतलब भी आरबीसी होता है। कल हमने एक घटना देखी थी आरबीसी से संबंधित, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, जिसमें आरबीसी का गर्भ में ही फटना हो गया था। ठीक है, वो किस वजह से, वो रीजन भी मैंने कल बताया था। यह लाल रंग की होती है, इसका जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है। यह लाल रंग की होती है। यह लाल रंग की होती है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है, आरबीसी में। इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन उपस्थित होता है। आयरन उपस्थित होता है, इस वजह से इसका रंग लाल होता है। अब हमारे ब्लड कोई पूछे तो ब्लड का रंग लाल किस वजह से होता है, जो ब्लड है उसका रंग लाल किस वजह से होता है, तो आरबीसी की वजह से। अब आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है, तो वो आयरन की वजह से होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, लेकिन रंग के लिए जिम्मेदार आयरन होता है। यदि ब्लड का रंग लाल होता है तो वो आरबीसी की वजह से, आरबीसी में यदि हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन का रंग लाल इस वजह से है क्योंकि उसमें आयरन होता है। ठीक है, और रक्त के रंग के लिए आरबीसी ही जिम्मेदार होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन। ठीक है, आया इतना समझ में। अब इस आरबीसी की जो आकृति होती है वो देख लेते हैं कि इसकी जो आकृति होती है वो ऐसी होती है और बहुत छोटी होती है। ये तो समझाने के लिए बना दिया है लेकिन बहुत छोटी होती है। और इसमें केंद्रक इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि एक तो ये बहुत छोटी कोशिका होती है और इतनी छोटी कोशिका में यदि केंद्रक होगा तो फिर हीमोग्लोबिन प्रॉपर रूप में नहीं आएगा। तो केंद्रक की जगह इस कोशिका में केंद्रक इसलिए नहीं है क्योंकि हीमोग्लोबिन की पर्याप्त मात्रा इस कोशिका के अंदर आ सके। तो इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, इतना हो गया, इतना आ गया समझ में कि आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पस सेल होता है और जीव विज्ञान में इसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। फिर यह लाल रंग की होती है, इसमें उपस्थित, इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जिस वजह से इसका रंग लाल होता है।
लाल रंग के लिए जिम्मेदार कौन है? हीमोग्लोबिन और आयरन। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था कि ऑक्सीजन का परिवहन तो हीमोग्लोबिन करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन किस वजह से करता है? आरबीसी की वजह से करता है। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप में हमारे ब्लड की कोशिका होती है, रेड ब्लड सेल, कार्पस सेल, आरबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन बैठता है। ठीक है, और वो फिर ऑक्सीजन का परिवहन करता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाने का। ठीक है, तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन की सहायता से। 98% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी। 98% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन या आरबीसी करती है। ठीक है, अब इसमें आरबीसी जो होती है, ये यहाँ पे मैं बना देती हूँ कि आरबीसी इस प्रकार की होती है। ये तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन वो बहुत छोटी होती है। अब इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें केंद्रक नहीं दिया गया है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसमें केंद्रक नहीं दिया है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए केंद्रक नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन का परिवहन कर सके। आया इतना समझ में? अब इसकी जो संख्या होती है, प्रत्येक मनुष्य में आरबीसी की संख्या, इसकी संख्या देख लेते हैं कि संख्या कितनी होती है। तो 1 घन मिलीलीटर ब्लड में इसकी संख्या होती है 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर। 40 से, अच्छा क्या हो गया लिखने में, 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर। मिलीमीटर। ठीक है, ये इसकी संख्या होती है। अब ये संख्या होती क्या है तो मैं बताती हूँ कि कितनी संख्या होती है आरबीसी की। ठीक है, एक हमने क्यूब लिया है इतना बड़ा, जिसकी 3 मिलीमीटर लंबाई है, 3 मिलीमीटर चौड़ाई है और 3 मिलीमीटर ऊंचाई है। अब इस संरचना में कितनी आरबीसी आती है? 40 से 50 लाख। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की जो संख्या होती है वो 40 से, इस इतनी सी संरचना में 1 मिलीमीटर क्यूब में, यानी कि 1 घन मिलीमीटर ब्लड में, 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 40 से 50 लाख, 50 लाख इनकी संख्या होती है। अब सिर्फ इतनी सी संरचना, ये बहुत बड़ी संरचना बना दी है मैंने, 1 घन मिलीमीटर, वो ब्लड में दिखती भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी है। अब वैज्ञानिकों ने इस इतनी सी बड़ी संरचना में 40 से 50 लाख आरबीसी को खोजा, उनके कार्य क्या होते हैं, उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, वो कहाँ जाके मरती है, कितने दिन में मरती है, वो सब खोजा गया है हमारे ब्लड में। तो हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 1 घन मिलीमीटर क्यूब में, या फिर 1 घन मिलीमीटर में 40 से 50 लाख होती है। तो इनकी संख्या 40 से 50 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो इतनी कैसी, हमारे शरीर में लगभग औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, तो उसमें न जाने अरबों खरबों तो आरबीसी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, हमारा पूरा शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये तो इसकी संख्या हो गई। अब इसका जो जीवन काल होता है आरबीसी का, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, यानी कि 4 महीने तक ये आरबीसी जीवित रहती है और उसके बाद मर जाती है। तो वो जाके कहाँ मरती है? पहले जब ये आरबीसी मर जाएगी, मतलब इसकी जो एक्टिविटी होती है आरबीसी की,
वो समाप्त हो जाएगी, वो इनएक्टिव होगी, तो लीवर इसे पचाता है और इसका जो अवशेषी भाग बचता है इसको पचाने का काम लीवर करता है। मरी हुई आरबीसी को पचाने का काम लीवर करता है, हमारा यकृत करता है। अब जो इसका अवशेषी भाग बच जाता है आरबीसी का, उसका वो अवशेषी भाग हमारा लीवर स्प्लीन में भेजता है। हमारे शरीर का एक अंग होता है प्लीहा, या जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन इसमें भेजता है। और यहाँ पे इसलिए हमारे जो शरीर का अंग होता है प्लीहा स्प्लीन, उसे कोशिका का या आरबीसी का शमशान घाट कहते हैं। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह या शमशान घाट कहते हैं। शमशान घाट कहते हैं इसलिए क्योंकि इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। जब ये मरी हुई आरबीसी होती है उसको बचाने का काम यकृत करता है, और इसका जो अवशेषी भाग बचता है वो यकृत कहां पर भेज देता है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन में। स्प्लीन में इसका कब्रगाह होता है आरबीसी का। ठीक है, आया इतना समझ में। और जो हमारे शरीर का स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है, एक अंग होता है ये, इसी स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी हमारे शरीर में 40 से 50 लाख एक घन मिलीमीटर रक्त में 40 से 50 लाख आरबीसी से भी अधिक बन जाती है। तो वो जीवित जो आरबीसी होती है, जो अच्छी वाली आरबीसी होती है, वो अतिरिक्त बन जाती है कभी कभी। वो वाली जो आरबीसी होती है वो भी इस स्प्लीन में जमा हो जाती है। अतिरिक्त आरबीसी भी यहीं पर होती है। जो एक्स्ट्रा आरबीसी हमारे शरीर में बन जाती है, अतिरिक्त आरबीसी यहां पर जमा हो जाती है। इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा गया है। वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी एक्स्ट्रा आरबीसी बच जाती है, ब्लड में नहीं आ पाती है, वो स्प्लीन में जाके बैठ जाती है। जब ये वाली इनएक्टिव होगी तो उठकर वापस अपनी जगह पे लौट जाएगी। इसे आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा गया है, किसको, स्प्लीन को। और आरबीसी का शमशान घाट भी कहा गया है और ब्लड बैंक भी कहा गया है। क्या होती है आरबीसी? यह लाल रंग की होती है तथा इसका मेन नाम होता है, वैज्ञानिकों ने इसका नाम इरिथ्रोसाइट दिया है जीव विज्ञान में। इसका पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पस सेल हो गया। देन उसके बाद ये इसका मुख्य कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है हीमोग्लोबिन की सहायता से। 98% O2 का परिवहन करती है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आरबीसी में केंद्रक नहीं दिया गया है। हमारे शरीर की यह पहली कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं है, केंद्रक विहीन होती है। ठीक है, और जो इसकी संख्या जो होती है आरबीसी की हमारे शरीर में, आरबीसी की संख्या यूं तो अरबों खरबों तक चली जाती है, लेकिन 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर में होती है। यानी कि एक घन मिलीमीटर का क्यूब लिया हमने और उसमें 40 से 50 लाख आरबीसी रख दी, इतनी संख्या होती है। और वो देख लेना कितनी छोटी छोटी होती है, हमें दिखाई भी नहीं देती है। अब जीवन काल जो होता है इसका 120 दिन यानी कि 4 महीने का होता है। जब ये 4 महीने के बाद मरती है तो इसको पचाने का काम यकृत करता है। इसको पचाने के बाद जो भी अवशेषी भाग बचता है, अपशिष्ट पदार्थ बचता है आरबीसी का, वो हमारे प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जाता है। ठीक है, इसलिए स्प्लीन हमारे शरीर का एक अंग होता है, उसे आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान घाट भी कहा गया है। और स्प्लीन अतिरिक्त आरबीसी जमा भी कर लेता है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा गया है। ठीक है, अब आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लंबी हड्डियों के सिरे में होता है। जैसे कि हमारे शरीर की ये एक हड्डी है, ऐसी हड्डी होती है, इसका जो ये सिरा होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसमें
आरबीसी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोन मेरो होती है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, ये लंबी हड्डियों के सिरों में इनका निर्माण होता है, यहीं पर बनती है बोन मेरो में। ये वयस्क में बनती है बोन मेरो में, और बच्चों में उनके लीवर में निर्माण होता है। जब बच्चों का शरीर छोटा होता है तो उनकी हड्डियां लंबी तो होगी नहीं, उनमें बोन मेरो कम होता है बच्चों के शरीर में, इसलिए वहां पे आरबीसी का निर्माण न होते हुए बच्चों के शरीर में उनके यकृत में होता है। तो कहीं पर लिख लेना कि इनका जो निर्माण होता है, इनका निर्माण लंबी हड्डियों के सिरों पर होता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में होता है। और देन उसके बाद छोटे, ये वयस्क में होता है, वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है, और बच्चों में यकृत में होता है, यानी कि लीवर में, यकृत में बच्चों में होगा। ठीक है, जब वो वयस्क हो जाएंगे तो आरबीसी का निर्माण उनका भी किसमें होगा, बड़ी हड्डियों यानी कि लंबी हड्डियों के सिरों पर। ठीक है, जैसे कि घुटने की हड्डी है, हमारे पैरों की हड्डी, हमारे हाथों की हड्डियों में बोन मेरो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है आरबीसी का। ठीक है, ये हो गया इसका कार्य आरबीसी। अब देख लेते हैं दूसरी कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी। आया समझ में? आरबीसी का मेन नाम होता है रेड ब्लड कार्पस सेल, सॉरी। देन उसको वैज्ञानिकों ने इरिथ्रोसाइट नाम दिया गया है। फिर इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन की सहायता से। ये हमारे शरीर की पहली कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में आ सके। ठीक है, अब इसकी संख्या होती है 40 से 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। आयत न समझ में। फिर इसका जीवन काल 120 दिन। इसको, और जब ये मरती है तो इसको पचाने का काम यकृत करता है, और इसका अवशिष्ट भाग बचता है वो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में चला जाता है। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त आरबीसी यहीं पर आके जमा हो जाती है। तो पर मिलीमीटर क्यूब होती है हमारे शरीर में आरबीसी, आरबीसी की संख्या। तो आरबीसी की संख्या पूरे शरीर में ओवरऑल अरबों खरबों होगी, तो रोज आरबीसी की मृत्यु भी होती है और इसका निर्माण भी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। उसमें केंद्रक पाया जाता है उस कोशिका में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अब देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम में हमारी सहायता करती है। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। इसमें कॉर्पस नहीं आएगा क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि सफेद या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, अब इसका वैज्ञानिकों ने नाम ल्यूकोसाइट भी दिया गया है, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये सफेद रंग की कोशिकाएं होती है जो कई प्रकार की होती है।
इनका रंग कैसा होता है? सफेद कलर का, हमारे ब्लड में ही मिलती है। ये सफेद रंग की कोशिका होती है। सफेद रंग की कोशिका होती है जो कई प्रकार की होती है। इनके प्रकार जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम बीमारियां पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है और उनके सभी प्रकारों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये कई प्रकार की होती है। ठीक है, इसका एक प्रकार देख लेते हैं WBC का। पहला हो गया ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा हो गया ए ग्रेनुलोसाइट। ये WBC के प्रकार होते हैं। अब ये वाली जो होती है ए ग्रेनुलोसाइट, ये भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये हो गई बी लिम्फोसाइट और दूसरी हो गई टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ये जो ग्रेनुलोसाइट होती है, इसमें कौन कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, किसी दवाई पर ऐसे नाम लिखे गए किसी मेडिसिन पर, तो समझ लेना कि वो WBC से संबंधित बीमारियों की दवाई है। फिर हो गई बेसोफिल, देन मोनोसाइट, और लास्ट में है मैक्रोफेक्स। मैक्रोफेग्स। ठीक है, तो जो WBC कोशिकाएं होती है, ये कई प्रकार की होती है। इनको मुख्यतः दो कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट और दूसरी हो गई ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में दो प्रकार की हो गई, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, और ये जो ग्रेनुलोसाइट होती है, ये होती है न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एवं मैक्रोफेज, मैक्रोफेग्स। ठीक है, अब जब हमें एलर्जी होती है तो WBC की मात्रा बढ़ जाती है। ये इसके प्रकार लिख लेना, जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इन सभी को पढ़ेंगे। ये WBC इतने प्रकार की होती है और ये क्यों आवश्यक होती है। ठीक है, अब जब हमारे शरीर में एलर्जी होती है तो WBC की मात्रा बढ़ जाती है। इसको हम अब नहीं पढ़ेंगे, जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, जब प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। अभी हमारा ब्लड चल रहा है सर्कुलेशन सिस्टम में। ठीक है, अब जब हमारे शरीर में एलर्जी होती है तो एलर्जी का मुख्य कारण क्या होता है? WBC का ओवर रिएक्ट करना या बढ़ना। तो WBC जो होती है उसका ओवर रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट होना, या इसकी मात्रा बढ़ना। WBC की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तब हमें एलर्जी होती है। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर की रक्षा करना, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, इसका मेन कार्य होता है। किसका? WBC का। और RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन का परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य हमारा ब्लड करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है शरीर की रक्षा करना। शरीर की रक्षा करना, इसलिए इसे शरीर का
पुलिसमैन भी कहा गया है। किसे? डब्ल्यूबीसी को। इसे शरीर का पुलिसमैन कहा गया है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य होता है शरीर की रक्षा करना, इसलिए इसे डब्ल्यूबीसी को शरीर का पुलिसमैन कहा गया है। इसका जो जीवन काल होता है 6 से 10 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 6 से 10 दिन का होता है। 6 से 10 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 6 से 10 दिन का होता है। इसकी जो संख्या होती है एक स्वस्थ मनुष्य में, देख लेना, आरबीसी से तो कम ही होती है, आरबीसी का 1% समझ लो। इसकी जो संख्या होती है 5000 मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, आया समझ में? 5000 मिलीमीटर पर क्यूब होती है। ये इसकी संख्या हो गई एक स्वस्थ मनुष्य में। स्वस्थ मनुष्य में इसकी संख्या कितनी होती है? 5000 मिलीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, आए इतना समझ में? अब इसका जो निर्माण होता है वो मुख्यतः लिम्फोइड टिश्यू में होता है। किसमें होता है? जैसे कि मैं एक लिम्फोइड टिश्यू बता देती हूँ, ये हमारी जबान है। अब जबान का ये पिछला हिस्सा देखना यहाँ का, तो ये एक लिम्फोइड टिश्यू से हमारी जो जबान होती है वो बंधी हुई होती है, पीछे से पैक्ड होती है, पेशीनुमा होती है। अभी अपने घर में मिरर में अपना पूरा मुंह खोल के देखना तो जबान का पीछे वाला हिस्सा, इसमें दो भाग दिखाई देंगे। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है जब ये वाली जो जगह होती है लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं इन्हें, इनमें डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, डब्ल्यूबीसी करते हैं। और यहाँ पे इन डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है जब इन लिम्फोइड टिश्यू में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये लिम्फोइड टिश्यू में सूजन आ जाती है और इतने बड़े हो जाते हैं ये सूज के, क्योंकि मसल्स के बने हुए होते हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण यहाँ पे होता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डिस्टरबेंस हो जाता है उनका, तथा उनका निर्माण नहीं हो पाता है, तो हमारे शरीर में हमें रोग हो जाता है और हमें खाना निगलने या पानी पीने में समस्या होती है। ठीक है, जिस हम इन्हें ये जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं इनको हम टॉन्सिल भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें टॉन्सिल में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो ये हो गई हमारी डब्ल्यूबीसी। इनका नाम क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, या इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये सफेद रक्त की कोशिका होती है जो कई प्रकार की होती है। हमने देख लिया था ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, फिर ए ग्रेनुलोसाइट में दो प्रकार की हो गई, बी लिम्फोसाइट एवं टी लिम्फोसाइट। फिर इधर न्यूट्रोफिल, बायोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, मोनोसाइट एवं मैक्रोफेग्स। ये हो गई थी डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी के प्रकार। और डब्ल्यूबीसी का जब ओवर रिएक्ट हो जाता है, ये डब्ल्यूबीसी की मात्रा अचानक बढ़ने लगती है तो हमें एलर्जी होती है। ठीक है, फिर मनुष्य के शरीर की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसे डब्ल्यूबीसी, इसे पूरे शरीर का पुलिसमैन कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करता है बैक्टीरिया और वायरस से। अब इसका जो जीवन काल होता है वो 6 से 10 दिन का होता है। और इसकी संख्या जो होती है हमारे ब्लड में 5000 होती है, एक स्वस्थ मनुष्य में 5000 मिलीमीटर पर क्यूब में होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रक्त कणिकाएं होती क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स होते क्या है?
रक्त कणिकाएं या ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये भी हमारे ब्लड में होती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने का। इनका जो मुख्य कार्य होता है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने में सहायता करती है। ये ब्लड का थक्का बनाने में सहायता करती है। अगर जिस व्यक्ति के ब्लड में अगर ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होगी, रक्त कणिकाएं नहीं होगी, अगर छोटी सी चोट भी लग गई उसको, तो उसका खून लगातार बहते ही रहता है, क्योंकि ब्लड सेल्स या ब्लड प्लेटलेट्स उसमें नहीं है। ठीक है, हमारे रक्त में फाइब्रोनोजेन एक पदार्थ होता है जो जालीनुमा होता है, और वो रक्त का थक्का बनाने में हमारी सहायता करता है। ऐसा होता है, एक जालीनुमा, छन्नी नुमा, जिसपे ये ब्लड प्लेटलेट्स तैरती है ऐसे। ये हमारे रक्त में एक पदार्थ होता है जालीनुमा, जिस पर ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो बैठी रहती है यहाँ पे। ये ही रक्त को फ्लो होने में रोकती है कि हमें चोट लग जाए और ज्यादा रक्त हमारा न बहे। तो ये रक्त का थक्का बनाने में हमारी सहायता करती है। इस जाली का नाम क्या होता है, फाइब्रोनोजेन। ठीक है, ये एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है फाइब्रोनोजेन। ये फाइब्रोनोजेन ऊतक का काम ही होता है कि ये इन ब्लड, जो हमारी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है, रक्त कणिकाएं होती है, ये इनको रोके रहती है ताकि हमारा ब्लड फ्लो ना हो चोट लगने पर। ठीक है, और ये कणिकाएं इन पर तैरती है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। ये जो मैंने संरचना बनाई है ये फाइब्रोनोजेन की है जाली, और इन पर जो तैर रही है ये ब्लड प्लेटलेट्स होती है। ब्लड प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, वयस्क मनुष्य में या स्वस्थ मानव में इनकी जो संख्या होती है, स्वस्थ मानव में इसकी संख्या होती है 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि 1 घन मिलीमीटर में 3 लाख प्लेटलेट्स बैठ जाती है, जो हमारे रक्त का थक्का बनाने में हमारी सहायता करती है, ताकि हमें चोट लगने पर, अनायास चोट लगने पर हमारे शरीर से ब्लड न बहे बाहर। ठीक है, जिसके कारण अगर इनकी कमी हो जाती है, ये ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है, अगर इनकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और हमारा जो रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो तेजी से गिरने लगता है। और जब ब्लड प्रेशर गिरता है तो हमें सिर दर्द, उल्टी, बेहोशी, अगर ये ज्यादा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, किसी मनुष्य के शरीर में, तो वो बेहोशी के कारण कोमा में भी जा सकते हैं। इतनी खतरनाक स्थिति हो जाती है। और डेंगू जो बीमारी होती है उसके यही लक्षण होते हैं, सिर दर्द, उल्टी और चक्कर आना, बेहोशी होना, क्योंकि इसमें जो डेंगू के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो डेंगू वायरस होता है, वो डायरेक्ट जहां पर ये प्लेटलेट्स का निर्माण होता है उन टिश्यू में जाकर वो इफेक्ट कर देता है, उन टिश्यू में इन्फेक्शन फैला देता है, ताकि प्लेटलेट्स का निर्माण ही नहीं हो। तो जो डेंगू होता है इनकी कमी के कारण होता है। ये जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती है, इसकी कमी के कारण, जब इसकी कमी हो जाती है तो डेंगू की बीमारी होती है। इसकी कमी के कारण डेंगू होता है। ठीक है, इसकी संख्या तो पता है 3 लाख पर मिलीमीटर
क्यूब होती है। अब इसकी कमी होती है, इसकी कमी के कारण रक्तदाब जो होता है वो तेजी से गिरता है, रक्तदाब तेजी से गिरता है, जिसके लक्षण होते हैं सिर दर्द, उल्टी और बेहोशी, और ज्यादा हो गया तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रक्त कणिकाएं या ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हमारा ब्लड कंप्लीटली पूरा हो चुका है। कल हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, आशा करती हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, धन्यवाद।